Students, today we will discuss five kingdom classification given by R.H. Whittaker in 1969. अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया था. नाउ इन डिटेल वी हैव टू डिस्कस द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. विटेकर. इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर 1969. डेट याद रखिएगा, ठीक है. दिस टेबल इज एग्जैक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, एग्जैक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, राइट. नाउ आर.एच. विटेकर ने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, द होल ऑर्गेनिज्म जितने थे उनको उन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है. ही हैज़ डिवाइडेड द होल ऑर्गेनिज्म इनटू द 5 ग्रुप्स. अब इसको अगर हम लोग थोड़े बहुत एक्सेप्शन सब में होंगे, लेकिन अगर हम मोटी मोटी बात कहें, जैसे हम लोग कहें कि एक जनरली डिस्कस करें, तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसमें यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स को अलग किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग किया. तो जो बेसिक डिवीज़न था उसमें अगर हम बेसिकली देखें तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो पहला ग्रुप बनाया मोनेरा, इस मोनेरा ग्रुप को अभी हम लोग यहाँ पे हर एक कैरेक्टर्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे, बट अगर हम जनरली कहें तो उन्होंने जो पहला ग्रुप मोनेरा बनाया, दिस ग्रुप वाज एग्जैक्टली कैरिंग ऑल दी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. जितने यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने सबका एक अलग ग्रुप बना दिया मोनेरा. जितने भी यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको सबका ग्रुप एक बना दिया प्रोटिस्टा, ठीक है. ऑल यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में आ गए. सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक मोनेरा में, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में, राइट. तो यहाँ से यूनिसेलुलर वालों का 2 ग्रुप बन गया, मोनेरा और प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में सारे, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक. क्लियर. अब जो थर्ड ग्रुप यहाँ से बना, थर्ड फोर्थ, यहाँ आपके सारे आ जाएंगे मल्टी सेलुलर, ठीक है. फ्रॉम हियर ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ से आपके सारे आ गए मल्टी सेलुलर. फंजाई का जो ग्रुप था ये क्यों बना, देखिए जो फंजाई ग्रुप था ये एग्जैक्टली डिफरेंट था लोगों से, प्लांटे से भी अलग था, इनसे भी अलग था. इनको हम इसमें नहीं रख पाए मोनेरा प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये क्या थे, इनको हम प्रोटिस्टा में नहीं रख पाए क्योंकि फंजाई में थोड़ा सा जो सेलुलर लेवल होता है, यानी कि जो सेल से थोड़ा सा हायर लेवल अटेन कर चुके थे, ये कुछ टिश्यू लेवल तक आ चुके थे. बहुत वेल डेवलप्ड टिश्यू नहीं बनाते थे, लेकिन थोड़ा ये टिश्यू लेवल तक आ चुके थे. तो चूँकि ये सेलुलर लेवल पर थे, यानी सेल्स के लेवल पर थे, यूनिसेलुलरिटी थी इनके अंदर, लेकिन ये थोड़ा मल्टी सेलुलर को गेन करने लगे थे, ठीक है. और साथ ही साथ क्या हुआ था कि जो फंजाई थे, ठीक है, इनका भी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ये मोस्टली सेप्रोफिटिक थे, ठीक है. तो इनके अंदर वो चीज़ नहीं थी कि ये प्लांट्स के तरीके से अपना खाना खुद बना पाते थे, तो इसलिए प्लांट के ग्रुप में भी नहीं आ पाए. तो एक सेपरेट ग्रुप बनाना ही पड़ा फंजाई का. ये एक थर्ड जो ग्रुप है, क्योंकि कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे देन आप उसको जान जाएंगे. तो थर्ड ग्रुप आपका फंजाई का बना. एंड फोर्थ ग्रुप इस प्लांटे, जिसको हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांटे जो ग्रुप था ये मोस्टली किसके थे, मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे, काफ़ी एडवांस थे, एंड दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉप्स. यानी जितने ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में जितने ऑटोट्रॉप्स थे, वैसे ऑटोट्रॉप्स आपको बता दें कि ऑटोट्रॉप्स आपको मोस्टली प्रोटिस्टा में भी मिलेंगे. प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑटोट्रॉप्स हैं, लेकिन आपको बता दें कि मल्टी सेलुलर लेवल पर जितने ऑटोट्रॉप्स थे वो सारे के सारे कहाँ आ चुके थे, प्लांटे में आ चुके थे. क्लियर. प्लांटे ग्रुप ये है, ये पूरा आपका ऑटोट्रॉप्स के नाम से ही जाना जाता है, जो फोटोसिंथेटिक ग्रुप है, स्पेशली ये प्लांटे ग्रुप आपका हो गया. उसके बाद एनिमेलिया, जिसको हम लोग जानते हैं कि काफ़ी एडवांस ग्रुप था ये, इसमें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है. अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आर.एच. विटेकर ने किया गया. आर.एच. विटेकर ने इन 5 कैरेक्टर्स को 1 2 3 4 5 इन 5 कैरेक्टर्स के बेस पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन किया, जो ये डिवीज़न किया, ये इन 5 कैरेक्टर्स के बेस पर किया. यानी कि कभी भी आप कोई डिवीज़न करते हैं, किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करते हैं, तो उस ग्रुपिंग के लिए आपको एक पर्टिकुलर कुछ बेसिस चाहिए होता है, किस बेसिस पर आप डिवीज़न कर रहे हैं. तो इन बेसिस पर, इन कैरेक्टर्स के बेस पर उन्होंने डिवीज़न किया था. उन्होंने एक तो इस पर डिवीज़न किया था कि सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल है कि नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इस कैरेक्टर्स के बेस पर उन्होंने ये अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. तो यहाँ से एक एक ग्रुप को डिस्कस करते हैं. पहली बात तो ये बता दें आपको कि वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया इन डिटेल. इसके बाद हम लोग डिटेल में एक एक किंगडम को ही पढ़ेंगे, बट हियर हमको एक जनरल आइडिया देखना है कि किस बेस पर डिवीज़न हुआ था.
सो ऑन द बेसिस ऑफ सब टाइप दीज आर द कैरेक्टर्स जिस इन रेफरेंस टू, इसके रेफरेंस में उन्होंने जो डिवीजन दिया उसको लोग डिस्कस कर रहे हैं। मोनेरा में जो सेल टाइप है, यानी कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर हैं और सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, सेल टाइप में यही बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, तो मोस्टली प्रोकैरियोटिक है। मोस्टली नहीं, 100% सारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर का ग्रुप ही ये मोनेरा है। इसको आप दूसरे तरीके से मान सकते हो, दूसरे नाम में अगर देखें तो जितने बैक्टीरिया का ग्रुप है दे ऑल लाई इन मोनेरा। सारे बैक्टीरिया आपके प्रिमिटिव एडवांस जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारा मोनेरा में आते हैं। मतलब मोनेरा में जो ज़्यादातर कवरेज है, मोस्ट ऑफ द कवरेज ऑफ मोनेरा इज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जितने मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सारे के सारे लगभग इसमें मेनली बैक्टीरिया का ही कवरेज है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में आप ग्रुप में आएंगे तो प्रोटिस्टा से यहाँ आपको सारे यूकैरियोटिक मिल जाएंगे। सिर्फ मोनेरा में ही जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी यूकैरियोटिक है। तो डिफरेंस भी आप जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो दो बेसिस पर आप डिफरेंस, वैसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। प्रोकैरियोट्स काफ़ी प्रिमिटिव लेवल के सेल होते हैं और यूकैरियोट्स हमारे काफ़ी एडवांस सेल हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ टू आप इनको जनरली बता सकते हैं। प्रोकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं दे लैक द न्यूक्लियस, मतलब देयर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट बाउंडेड इन अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, किसी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक डेफिनेट मेम्ब्रेन, डेफिनेट बाउंड्रीज के अंदर पैक्ड नहीं होता है। ठीक है, तो उनका न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल फ्री होता है, इसी वजह से उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। दे लैक सेल ऑर्गेनल्स, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स भी उनमें लैक करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, दे आर वेरी एडवांस सेल्स। ये प्रोकैरियोटिक से ही मॉडिफाई होकर आती हैं, मॉडिफाई हो चुकी होती हैं। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल एक बाउंड्री के अंदर पैक्ड होता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स जितने आपने अभी तक क्लास 9 में पढ़े वो सब सेल ऑर्गेनल्स आपके पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स लैक करते हैं, यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और जेनेटिक मटेरियल इज बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड जेनेटिक मटेरियल आपका हो जाता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड आपकी सेल ऑर्गेनल्स आ जाती हैं। तो दे आर वेरी एडवांस सेल्स और काफ़ी मॉडिफाइड होती हैं। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एज वेल। प्रोकैरियोटिक बहुत प्रिमिटिव टाइप की होती हैं। तो ये जो कि आप लोग 9th में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूकैरियोटिक आ रहे हैं। फंजाई करेंगे यूकैरियोटिक ग्रुप सेल टाइप, प्लांटे करेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एनिमली करेंगे यूकैरियोटिक। नाउ सेल वॉल, सेल वॉल के बेस पर कहें तो हम सेल वॉल का मतलब आप जनरली आप जानते ही हैं, लेकिन हम बता दें आपको कि हर सेल मेम्ब्रेन, जितने भी आप यहाँ ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं इनके सबके पास एक अपनी सेल की एक अपनी मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब लेकिन सेल की मेम्ब्रेन के बाद कुछ सेल्स क्या होती हैं, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अपने ऊपर रखती हैं। इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके पास है, लेकिन इसके बावजूद एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कुछ सेल्स अपने ऊपर डेवलप करती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। तो जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर रही है, ये आपकी हो गई सेल वॉल। अब ये सेल वॉल डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट कंपोनेंट के बेस पर वैरी करती है। यानी सेल वॉल का कंपोनेंट जो होता है ये सब में वैरी करता है नियर अबाउट। वैसे पहली बात तो सेल वॉल है कि नहीं ये होना चाहिए, और फिर कंपोनेंट क्या है इस बेस पर डिस्कस करते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सेल वॉल किन किन ग्रुप्स में है, मोनेरा में है, बता दें आपको, प्रोटिस्टा में है, कुछ में है कुछ में नहीं है, फंजाई में सब में है, प्लांटे में सब में है, बस एनिमेलिया में नहीं है। यानी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव जो आपकी सेल वॉल है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे सब में पाई जाएगी, बस एनिमेलिया में नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर वो एब्सेंट होगा। लेकिन इन सब में क्या होगा, डिफरेंस होगा इन कंपोनेंट्स का, यानी कि कंपोनेंट्स का कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, उसका डिफरेंस होगा। मोनेरा में यानी कि बैक्टीरियाज के पास सबके पास सेल वॉल है, बट उनका जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है। आपने तो अभी तक यही पढ़ा होगा कि मोस्टली जो प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का जब जिक्र हुआ होगा तभी आपने देखा होगा कि वहाँ सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया जाता है, जो कि आपको बताया भी जाता है कि दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। बट मोनेरन्स में सेल वॉल जो होती है नॉन सेलुलोजिक होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है देन, फिर पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ नाम से डिस्कस हो रहा है। पेप्टाइडो यानी कि पेप्टाइड्स एंड ग्लाइकन मतलब शुगर। दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। बायोमोलिक्यूल्स 11th में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग पॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर जब डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस कि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बता दें कि नॉन सेलुलोजिक होती है। किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इसको म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, इसको म्यूरिन भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन। ठीक है,
म्यूरिन, ये एक हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या होता है कि इनके जो मोनोमर्स होते हैं ये एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं। जैसे अब हाँ, जैसे आपको ये बता दें कि जैसे ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कोई पॉलीमर आप बना रहे हो तो जैसे आपने एक मोनोमर लिया ए, और ए से ही जो है आपने ये इनको जोड़ते हुए एक बना दिया, आपका पॉलीमर बन गया। ठीक है, ये आपकी सिंगल यूनिट्स मोनोमर हो गई। तो ये तो आपका पॉलीमर, वो सॉरी, ये आपका होमोपॉलीमर हो गया। लेकिन अगर आप इसमें जो मोनोमर्स यूनिट हैं ये एक टाइप की नहीं दो टाइप की कर दें, जैसे आपने ए, उसके बाद आपने बी, ठीक है, फिर ए, देन बी, सी भी आप रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पॉलीमर बन रहा है इन मोनोमर्स के जुड़ने से, ये दो डिफरेंट टाइप का बना हुआ है, ए और बी का भी बना हुआ है, तो ये आपका हेट्रोपॉलीमर हो जाता है सिंपली। ठीक, तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज बेसिकली हेट्रोपॉलीमर, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। ये किसके बने होते हैं? ग्लूकोज नहीं, आप पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड के ही बने होते हैं। ठीक है, दैट फॉर्म्स मेश लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये मोनेरा का ग्रुप जो है बैक्टीरिया का ही ग्रुप, कॉमनली बैक्टीरिया का ही ग्रुप माना जाता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रोटिस्टा में जो पहली बात आपको ये बता दें कि प्रोटिस्टा जो ग्रुप है काफ़ी वेरिएबल है। मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ दी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे डाइवर्स ग्रुप प्रोटिस्टा ही होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको वेरिएबिलिटी नज़र आएगी, सबसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। यहाँ पे हर एक फीचर को ये जो फीचर्स हम लोग पढ़ते हैं कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं रहते हैं, इसमें वेरिएबिलिटी बहुत पाई जाएगी। जैसे कुछ में जैसे वेरिएबिलिटी यहीं से मिलने लगी आपको। प्रोटिस्टा का ग्रुप जो है इसमें देखेंगे कुछ प्रोटिस्टन्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है, कुछ में सिलिका की बनी हुई है, कुछ में सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, कुछ में सिलिका की बनी हुई मिलेगी आपको, कुछ में सेलुलोज की बनी हुई मिलेगी। तो अगर मिलेगी तो आपको मोस्टली सिलिका की या तो सेल वॉल मिलती है, या तो सेलुलोज की मिलती है, या तो नहीं मिलती है। ठीक है, तीनों ही पॉसिबिलिटी प्रोटिस्टा में आ जाती है। फंजाई में बेसिकली याद रखिएगा, फंजाई में जितने भी फंजाई हैं इन सब के पास जो आपका सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन, इसके उल्टा देखिए, काइटिन ये एक हेट्रोपॉलीमर था, काइटिन इज अ होमोपॉलीमर। ये एक होमोपॉलीमर है, इसके जो मोनोमर्स यूनिट हैं वो आप आगे पढ़ेंगे, नैग है। ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, उसके बारे में हम नाम नहीं ले रहे हैं, डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, काइटिन आपको ये बता दें, काइटिन इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोई अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो वो काइटिन ही है। काइटिन सिर्फ सेल वॉल में ही नहीं पाई थी फंजाई की, जितने आपके आर्थ्रोपोड्स हैं उनके जो जो एक्सोस्केलेटन है उसमें भी काइटिन ही पाया जाएगा। आर्थ्रोपोड्स में आप आगे पढ़ेंगे। काइटिन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड ही है, ये मोस्टली पॉलीसेकेराइड ही है जी, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर नहीं है। फंजाई में काइटिन हो गया। प्लांटे में आप पढ़ोगे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज के कंपोनेंट्स के बारे में आप डिस्कस करोगे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो होमोपॉलीमर, तो इसमें भी प्रेजेंट होगी, एनीमिलिया में एब्सेंट होगी। नाउ कमिंग टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, यहाँ से जो सेल टाइप हम लोगों ने पढ़ा, फ्रॉम हेयर वी हैव क्लियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया यहाँ बेवजह की दी गई है, बिकॉज जब हम ये जान रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक है तो सिंपल सी बात है कि दे विल लैक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। एंड दे ऑल आर यूकैरियोटिक, तो दे ऑल आर यूकैरियोटिक, दिस मीन्स कि अगर वो यूकैरियोटिक है इसका मतलब दे हैव द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंस है, और अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है देन उनमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जरूरी होगी। तो यहाँ से जो है ये सब में प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होगा, बाकी सारे में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटे में, एनीमिलिया में प्रेजेंट होगा। राइट, अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को ये बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे वर्क कर रहा है। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका जो पूरी की पूरी लाइफ प्रोसेस है वो अकेला एक सेल ही काम कर रहा है। ठीक है, एक सेल अकेला ही सारा फंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो पहली बात तो एक सिंगल सेल ही है। सिंगल सेल्ड है तो सेलुलर लेवल पे ही उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी कि सेल लेवल ही उनका एक बॉडी उनकी ऑर्गेनाइज किससे है, सेल से ही है। ठीक है, वैसे सेल तो हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइज सिर्फ सेल से है, हम लोगों में भी सेल से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वर्किंग है यानी लाइफ की जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस वो किससे कंट्रोल हो रही है, क्या सेल कार्य कई सारे ग्रुप्स बना रही है कि नहीं बना रही है,
एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रही है कि नहीं बना रही है, या वो खुद अकेला ही पूरा काम कर रही है, पूरी लाइफ अकेले ही जी रही है, रिप्रोडक्शन से लेकर सारा काम खुद कर रही है, ठीक है, कोई और इन्वॉल्व नहीं है। तो मोनेरन्स में आपने देखा था कि दे आर यूनिसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड है, तो सिंगल सेल्ड है तो एक सेल ही उनकी सारी काम करेगी, तो यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो क्या हो गया, सेलुलर। प्रोटिस्टा में भी क्या है, सेलुलर है, ठीक है। वैसे आप आगे पढ़ोगे कि मोनेरन्स में आगे चलकर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर ही है, लेकिन इसमें देखोगे कि इसमें कॉलोनीज भी पाई जाती हैं, सेल की कॉलोनी भी बनाते हैं वो, लेकिन कॉलोनी बनाते हैं, टिश्यू नहीं बनाते हैं। अच्छा, एक बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे मोनेरा में। मोनेरा में बेटा आप आगे पढ़ोगे कि मोनेरा में जो दो ग्रुप्स बनाए गए हैं आगे चल के, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा में आगे चलकर दो ग्रुप बनाए गए हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये मोनेरन्स की बात कर रहा हूँ। बैक्टीरिया को दो क्लास में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बेटा जो आर्की बैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, इनकी जो इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, याद रखिएगा। पहले बता दूं कि एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगी वो किसकी, वो सॉरी पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होगी। और ऐसे यू बैक्टीरिया की एक टाइप में आता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है बेटा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती नहीं, तो इसमें से पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब ही कुछ नहीं रहता है, काफ़ी वेरिएबल होता है। तो माइकोप्लाज्मा आर्की बैक्टीरिया को छोड़कर मोनेरा में सब में जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की ही पाई जाती है। हाँ ठीक है। तो प्रोटिस्टा में भी सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है, तो इनमें भी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, सेलुलर ही होगा, यानी सेल लेवल पर ही सारा फंक्शन हो रहा है। फंजाई में क्या हो रहा है, फंजाई में देखिए बॉडी ऑर्गेनाइज हो रही है। फंजाई में ये लोग क्या कर रहे हैं, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए मल्टी सेलुलर लेवल आ गया, इनमें लूज टिश्यू बनाते हैं। मल्टी सेलुलर तो सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो क्या है कि यानी अपनी बॉडी को कहाँ तक ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो आपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से आगे बढ़ता है कि जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया था कि ठीक है, ये आपकी सेल हुई, कई सारी सेल्स आपस में कंबाइन करती हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, कई सारी सेल्स एक ग्रुप बनाकर एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तब क्या बन जाता है फिर आपका टिश्यू, ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन करती हैं तो आपस में क्या बनाती हैं, देन ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करते हैं, देन बनाते हैं वो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लियर। इस तरह से एक ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। अब ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए आपको कितने ग्लैंड्स मिले हुए हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, आपके एलिमेंट्री कैनाल है, बहुत सारे ऑर्गन्स जो है कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो ये काफ़ी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी आप अगर सिंपल सेल हैं तो सेलुलर लेवल पर ही वर्क करेंगे, सेलुलर लेवल ही आपका क्या हो जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अगर आप थोड़े से एडवांस हो तो टिश्यू लेवल पर आ जाएंगे, यानी आप में टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद और एडवांसमेंट में ऑर्गन लेवल पर आ जाएंगे, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल पर आ जाएंगे। तो इनमें फंजाई में थोड़ा सा ये चीज़ एडवांसमेंट हुई, इनमें थोड़ा सा एक टिश्यू लेवल जो है इन लोगों में डेवलप हुआ, क्योंकि फंजाई मल्टी सेलुलर थे, लेकिन इनके जो टिश्यूज़ बने बेटा वो लूज टिश्यू थे, यानी कि जितने परफेक्ट टिश्यूज़ बनने चाहिए। क्योंकि ये करते थे क्या, इनके सिंपल जो सेल्स थी ये एक ऐसे फिलेमेंट्स बनाती थी, ठीक है। इनको आप लूज टिश्यू भी कह सकते हैं, इनको हम लोग हाईफे बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल के टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाता है, लूज टिश्यू बनाती हैं। तो इस वजह से जो है फंजाई में ये कहा गया कि सेलुलर लेवल से थोड़ा सा एडवांस्ड हुई, ये लूज टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगे। प्लांटे में आपको टिश्यू लेवल मिलेगा, परफेक्ट टिश्यू लेवल मिलेगा, ऑर्गन लेवल भी मिलेगा। ऑर्गन लेवल का मतलब टिश्यू प्लांट्स में आप देखेंगे ये सब चीज़ें पाएंगे आप, टिश्यू लेवल भी है प्लांट्स में और ऑर्गन लेवल भी है। जो हायर ट्रीज हैं उसमें आप देखेंगे ऑर्गन्स पाएंगे आप, जैसे आपका रूट है, ठीक है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे उसके क्या ऑर्गन्स ही तो हैं। तो प्लांट्स में आप ऑर्गन लेवल देखना शुरू कर देंगे। टिश्यू लेवल तो जो छोटे आप देखेंगे ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी हैं, सब में टिश्यू लेवल आप पाएंगे। उसके बाद आप हायर प्लांट्स में ऑर्गन लेवल पर चले आएंगे। एनिमलिया में आप पाएंगे, एनिमलिया में तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें से बहुत बड़ा ग्रुप है ये, आप इसको आप एनिमल किंगडम में डिस्कस करोगे, इसमें टिश्यू लेवल भी पाया जाएगा, सेलुलर लेवल नहीं है। सेलुलर लेवल भी आपको शुरू में मिलेगा, ठीक है, वो जब आप शुरू के किंगडम्स पढ़ोगे तो उससे मिलेगा। लेकिन जहाँ पर उसकी बात हुई बेटा, उन कैरेक्टर्स की बात हो रही है जो कैरेक्टर्स 90% ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो इसमें टिश्यू लेवल भी पाया जाएगा। आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ सारे लेवल्स पाए जाएंगे, सेलुलर लेवल भी मिलेगा आपको, टिश्यू लेवल भी मिलेगा, कुछ में ऑर्गन लेवल भी मिलेगा, कुछ में ऑर्गन सिस्टम भी लेवल मिलेगा। जैसे मैमल्स में देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल है, हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 11 फाइलम पढ़ोगे, 11 फाइलम्स में आप हर एक में पढ़ोगे किस में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग और क्लियरली डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो एनिमलिया में आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे,
लेकिन इन दो में सेलुलर। ना बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ भी काफ़ी वेरिएबल है। पहले हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं, इसको उल्टा डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डाइवर्स हो जाएगा तो हमें थोड़ा बताने में प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से यहाँ शुरू करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में देखा जाए तो दे आर हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक अब यहीं से डिस्कस कर लें कि पहले आपको बता दें एक चीज़, नहीं तो हमें यहाँ टर्म्स को डिस्कस करना थोड़ा, यहाँ से आपको बता दें कि जो आपका न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो उसमें दो लेवल हैं। उसमें आपके दो लेवल हैं। एक तो आपके आते हैं ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिक लेवल, ऑटोट्रॉप्स, और उसके बाद आपके हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि जो अपना फूड खुद ड्राइव कर सके, यानी कि अपने उनको जो उनकी बॉडी को जो ज़रूरत है फूड की, वो फूड अपना वो खुद बना सकते हैं। दे आर सेल्फ कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड। अगर वो अपना फूड बनाने में कैपेबल नहीं है और अपने फूड के लिए तो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। वो किसी को खा लेते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट को खाते हैं, तो वो हेटरोट्रॉप्स हो गए। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, खुद बनाने में सक्षम है। ऑटोट्रॉप्स आपके दो टाइप के हैं। इसमें आपके हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरे हैं आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स। बेटा फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि दे आर कैपेबल, दे हैव द एबिलिटी टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, स्पेशली व्हाट, सनलाइट। सनलाइट की मदद से जो अपना फूड खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में आप देखते हैं कि सनलाइट की मदद से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और बेसिक जो फूड है उनमें यही है। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब है सेल्फ, वो ऑटो का मतलब है सेल्फ बनाते हैं, ठीक है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। बट डिपेंडेंट है तो किस पर डिपेंडेंट है, वैसे भी किस पर डिपेंडेंट है, जो आउटर सोर्स कुछ तो उनको चाहिए होगा ना इन्वायरमेंट से, जिसकी मदद से वो बनाएंगे, दैट इज द जो एनर्जी का सोर्स होगी। तो यहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या है, लाइट है। और यहाँ पर क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये भी सेल्फ मेकिंग है, लेकिन इनको जो एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी को ये लोग कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, वो एनर्जी इनको लाइट से नहीं मिलती है बल्कि किसी केमिकल से मिलती है। ठीक है, तो कीमो यहाँ का मतलब कि यहाँ बेटा जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में, जैसे जो डीप सी में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो इस जगह पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल नहीं है, और तब भी वो ऑटोट्रॉप का काम कर रहे हैं। तो उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, जो बेसिक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फोटो ऑटोट्रॉप्स में, वो लाइट है। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉप्स में तो लाइट प्रेजेंट है ही नहीं है, तो ये कैसे ये काम करेंगे। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म करते क्या है बेटा, ये अपने इन्वायरमेंट में मौजूद कुछ स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कुछ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स इनके सराउंडिंग में पड़े होते हैं। और ये क्या करते क्या है, अपनी बॉडी से कुछ ऐसे इंजाइम्स निकालते हैं, या कुछ अपनी बॉडी से कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज करते हैं, जिससे होता क्या है कि ये आप एंजाइम्स ही कह सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम्स निकालते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक केमिकल को सिंपल ऑर्गेनिक या सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है। और इस ब्रेकडाउन में यहाँ से निकलती है क्या, एनर्जी, और इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं अपने फूड फॉर्मेशन में। तो ये अपने सराउंडिंग में कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, अब जैसे यहाँ कुछ में बोला था कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग से उन बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं, तो ये एनर्जी उसे रिलीज होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल्स, वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द कीमो ऑटोट्रॉप्स, उसको इस्तेमाल करते हैं वो फूड फॉर्मेशन में। नाउ कीमो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में ये भी डिस्कस कर लें कि हेटरोट्रॉप्स में जो टाइप्स हैं वो कई टाइप्स हैं, लेकिन जो यहाँ डिस्कस किया गया उसकी हम लोग बात करें। हेटरोट्रॉप में जैसे आप कहेंगे होलोजोइक, जो यहाँ डिस्कस किया गया है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। तो होलोजोइक में क्या होगा, जो हेटरोट्रॉप्स यानी कि वो डिपेंडेंट है किसी पर फूड, तो लेकिन किस तरह से डिपेंडेंट है ये देखा गया है। होलोजोइक में क्या होता है कि इसमें बेसिकली आपके चार स्टेप फॉलो होते हैं। एक तो आपका इंजेशन, डाइजेशन, देन एसिमिलेशन, देन इसके बाद इजेशन। ठीक है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो हम लोगों में पाया जाता है, इसमें 4 स्टेप बेसिकली फॉलो होते हैं, यानी कि हम बाहरी आउट सोर्सेज से, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट को, ठीक है, जैसे हम लोग प्लांट के सीड पार्ट को या किसी ऑर्गेनिज्म को ही खा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो बाहर से कोई फूड इंजेस्ट करते हैं,
ठीक है। इंजेशन का मतलब टेकिंग इनसाइड द फूड। उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन आप जानते ही हैं। एसिमिलेशन करना का मतलब उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में जो है जहाँ पे ज़रूरत है उसको एब्जॉर्ब करके वहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है, एसिमिलेट करते हैं। उसके बाद जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसको वो लोग क्या करते हैं, इजेशन कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। तो दीज प्राइमरी 4 स्टेप्स आर फॉलोड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। बट इन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में करते क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अपने आउटसोर्स में, यानी कि जो फूड सोर्स बाहर मौजूद है उसका डाइजेशन वो बाहर ही करते हैं, अंदर नहीं करते हैं। कुछ एंजाइम्स अपनी बॉडी से निकालेंगे, ये बाहर जो फूड अवेलेबल है इसको डाइजेस्ट कर देगा बाहर ही, और इस डाइजेस्टेड फूड को वो सक कर लेंगे, ठीक है। ये होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो बाहर फूड एज अ डेड फॉर्म में जो फूड अवेलेबल है, मोस्टली इसमें कहा था कि डेड ऑर्गेनिज्म पे जो फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सेप्रोफिटिक बोला जाता है। तो इसमें ये चीज़ नहीं है, अभी नहीं कह सकते हो कि अगर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं। खाने का मतलब हो गया कि जैसे आप कंप्लीटली उसको इंजेस्ट कर रहे हो, तो वो सेप्रोफिटिक में नहीं आएगा। सेप्रोफिटिक में बेटा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे आप लोगों ने एक हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल देखें। हाउस फ्लाई करती है क्या है बेटा, कि जैसे आपका मान लेते हैं ब्रेड है और ये आपकी हाउस फ्लाई है, तो हाउस फ्लाई क्या करती है कि अपने कह सकते हैं कि यहाँ से एक सलाइवा स्पिट करती है, एंजाइम स्पिट करती है, ठीक है, ब्रेड के ऊपर स्पिट करेगी, नहीं थूकेगी, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। जितने पार्ट पर वो पड़ेगा वो पार्ट आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट करने के बाद इस डाइजेस्टेड पार्ट को जो मक्खी होगी ये अपने माउथ पार्ट में इनके सकर्स होते हैं, उन सकर्स से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर डाइजेस्टिंग द फूड आउटसाइड देयर बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंजाइम्स निकाल के बाहर डाइजेस्ट कर रहे हैं और फिर डाइजेस्टेड फूड को यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इंजेक्शन वाला काम नहीं, वो डाइजेस्टेड फूड को बाहर डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मोस्टली जो ये फूड है आपका, ये फूड एक तो आपका अवेलेबल फूड जो हो सकता है सिंथेटिक, ठीक है, वो हो सकता है जैसे आपने कोई रोटी बनाई या आपने ब्रेड बनाया, और मायनों में क्या हो सकता है, जो आपके मोस्टली डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जा रहे हैं, ठीक है, तो उन पे ये फीड करते हैं। तो सेप्रोफिटिक का इसलिए माना जाता है कि जो है दे आर फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। और पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक में बेटा आप लाइव ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हो, ठीक है। इन पैरासिटिक हम इसमें लाइव ऑर्गेनिज्म पर आप फीड करते हो, जैसे उनके ब्लड पर आप डिपेंड कर रहे हो, डाइजेस्टेड फूड जो उनका वो आप जैसे जोंक का काम करते हैं। जोंक क्या करती है कि ऑर्गेनिजम्स के बाहर से बॉडी में चिपक जाती है और उनका खून जो है ब्लड सक करती है, और उससे क्या कर रही है, जो डाइजेस्टेड फूड उनके ब्लड में वो डायरेक्टली उनके पेट में जा रहा है। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, लाइव ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं। पैरासाइट्स आपके 2 टाइप के होते हैं, इंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। इंडो एंड एक्टो। इंडो पैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जो बॉडी किसी ऑर्गन के अंदर रहकर उनमें न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, किसी बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहकर उनमें न्यूट्रिशन लेते हैं। जिस बॉडी पर ये फीड करते हैं बेटा उस बॉडी को हम लोग होस्ट बोलते हैं। अगर ये अंदर जाकर उसमें फीड कर रहे हैं, जैसे आप इसमें आप आगे पढ़ेंगे कि हम लोगों में जो टेपवॉर्म्स है, टेपवॉर्म जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, वो इंटेस्टाइन में उनकी इंटेस्टाइन की वॉल से यहाँ पर अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये खाया करते हैं। तो कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के, जो हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि विद इन द होस्ट के अंदर रहकर न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, तो वो इंडो पैरासाइट्स होते हैं। एंड कुछ आपके पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के, यानी होस्ट के बॉडी के बाहर जो है स्टिक्ड रहते हैं और वहाँ से उस पर चिपके रहते हैं उनकी बॉडी पर, और उनसे न्यूट्रिशन लिया करते हैं। तो वो आपके पैरासाइट्स 2 टाइप के होते हैं, इंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो पैरासाइट्स जो है ये इतने जनरली इन्हीं का यहाँ पर नाम लिया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आपको ये बता दें कि वेरिएबिलिटी है बेटा, एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ नहीं पाओगे, वेरिएबल बहुत है। एनिमिलिया में आप ज़्यादातर क्या पाओगे, एनिमिलिया में सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं। एनिमिलिया में कोई भी ग्रुप, कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ से ऑटोट्रॉप नहीं है, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। एनिमिलिया ग्रुप में सारे के सारे हेट्रोट्रॉप हैं। हेट्रोट्रॉप में आपको होलोजोइक भी मिलेंगे, जैसे मैमल्स में सेप्रोफिटिक भी मिलेंगे और पैरासिटिक भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ आपको सारे मिलेंगे, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सब के सब मिलेंगे, क्योंकि एनिमिलिया एक बहुत डाइवर्स ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। 11 फाइलम्स में आप पढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ तो हर टाइप का न्यूट्रिशन है एक्सेप्ट ऑटोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक है, इसमें होलोजोइक भी है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक आपको सब रनिंग टुगेदर बराबर पाए जाएंगे। प्लांटे टोटली फोटो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। प्लांटे ग्रुप इज टोटली फोटो ऑटो। कुछ इसमें जो है पैरासिटिक भी होते हैं, लेकिन उनको वो बहुत कम परसेंटेज, उनको आप इग्नोर करोगे। बट प्लांटे में जो कवरेज है वो मोस्टली किसका है, दे आर द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। वो भी कैसे ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फंजाई में आप देखोगे कि फंजाई में का भी जो ग्रुप है वो टोटली क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। इसमें मोस्टली सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी पाया जाता है। फंजाई आपके मोस्टली सेप्रोफिटिक हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके ऊपर ही फीड करते हैं, डेड ब्रेड्स के ऊपर, जितने भी आपके डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर फंजाई डेवलप करते हैं, उन्हीं के ऊपर ग्रो करते हैं,
ठीक है, इसमें कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो लाइव ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहे होते हैं। प्रोटिस्टा में जो आप देखोगे, प्रोटिस्टा में तो बहुत वैरायटी है। प्रोटिस्टा में आप ये नहीं कह सकते प्रोटिस्टा सबसे डाइवर्स ग्रुप है 5 किंगडम का। इसमें ऑटोट्रॉफ्स भी पाए जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स भी पाए जाएंगे। ऑटोट्रॉफ्स पाए जाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कुछ जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, कुछ कर भी पाते हैं, कुछ पैरासिटिक भी इसमें है। इसमें जितने भी आपके जितना आप पढ़ते हो मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस, उसका ज़्यादातर कवरेज क्या है बेटा, प्रोटिस्टा में ही है। हमने यहाँ पर कह दिया फोटोसिंथेटिक है, तो फोटोसिंथेटिक आपको बता दूँ, फोटोसिंथेटिक एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और फोटोसिंथेटिक एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो बहुत बड़ा कवरेज भी करता है। प्रोटिस्टा में बहुत बड़ी कवरेज है, बहुत सारे इसमें प्रोटोजोवंस, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो फोटोसिंथेटिक ग्रुप होने का मतलब ये जो आप फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह पढ़ते हो समुद्र में, जो ऑक्सीजन मेजर रिलीज कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे प्रोटिस्टन ग्रुप में ही आते हैं। जितने डाई आइटम्स हैं वो सब प्रोटिस्टन में ही आते हैं। तो प्रोटिस्टा में एक डाइवर्स कवरेज है, इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक भी हैं, ठीक है, कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी आपके पाए जाएंगे, कुछ ऑटोट्रॉपिक भी है, पैरासिटिक भी हैं और पैथोजेंस भी हैं, ठीक है। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी कवरेज प्रोटिस्टा में। ये तो प्रोटिस्टा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है। नाउ मोनेरा, मोनेरा में आप पाओगे कि यहाँ पर जो है वो भी 2 टाइप के हैं। न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक भी है कि हेटेरोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉप्स में आपका कीमो और फोटोसिंथेटिक दोनों पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेटिक भी होती है। कीमो ऑटोट्रॉप्स आपके मोस्टली पाए जाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, और हेट्रो ऑटोट्रॉप्स भी, यानी कि सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई एक पर्टिकुलर आप यहाँ पर स्टिक नहीं कि पर्टिकुलर एक न्यूट्रिशन पर स्टिक रहे हैं, यहाँ पर सब में आपको वैरायटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं। तो ना ऑन दिस बेसिस आर.एच. व्हिटेकर हैज डिवाइडेड द 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस, यहाँ से हम लोग अब एक एक ग्रुप को अलग डिस्कस करेंगे। जैसे मोनेरा के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हम लोग की मोनेरंस के ऊपर होगी। मोनेरंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई और प्लांट एनिमलिया। बेटा आपका इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए 2 अलग चैप्टर ही, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के ही बना दिए गए हैं। इसको एक सेपरेट चैप्टर में ही डिस्कस किया गया है। तो इस चैप्टर बेटा हम लोग को बेसिकली मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को पढ़ने के लिए है। अब हम लोग डिटेल्स में मोनेरा के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, देन आपको चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे। जब हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो एक एक पॉइंट्स, बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स आते हैं बेटा, और इस समय के साथ धीरे धीरे अपने आप जो है क्लियर होते रहेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।